वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया अकेडमी में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस तरह की वीडियो शायद ही आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी मिले। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 चैप्टर 1 ईटे मन के तथा हड़प्पा सभ्यता के माइंड मैप के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा क्योंकि ये माइंड मैप है। अगर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके मैंने 4 जो है पार्ट में डिवाइड करा है, 4 पार्ट में वीडियो बनाई है, वहां से आप जाके नोट डाउन कर सकते हो। नोट्स भी हैं तो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक वीडियो के सारे आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरी फ़ोन की स्क्रीन छोटी है तो इस चैप्टर का जो माइंड मैप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में डिवाइड करा है: आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। जो आरंभिक हड़प्पा है वो एक अल्प विकसित हड़प्पा संस्कृति थी, ग्रामीण समझ लो। इसी तरह जब विकसित हड़प्पा संस्कृति आती है तो वह एक शहरी संस्कृति थी। उसमें हमारे को गृह स्थापत्य कला, उनकी नालों का निर्माण, हाँ, और शिल्प विशेषज्ञता, उनका ट्रेड, अलग अलग चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। हाँ, मगर जब इसी सभ्यता का पतन होता है तो उसके बाद पनपती है उत्तर हड़प्पा संस्कृति। इस तरह पुरातत्वविदों ने अपनी सहूलियत के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड करा। फिर आगे है निर्वाह के तरीके। अब वो लोग अपना निर्वाह किस प्रकार करते थे, तो इसके लिए वो पेड़ पौधों से जो होने वाला प्राप्त उत्पाद है उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसके अलावा वो कृषि करते थे। कृषि, हमारे को कृषि के संकेत के कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे को उनके अनाज के दाने मिले, जैसे गेहूं, जो दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि अनाज के दानों से पता चलता है वो कृषि करते होंगे, तभी ये सारे आए हैं। इसके अलावा वो कृषि के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। मोरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियां इंगित करती है कि वो बैलों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा बनावली और चोलिस्तान से हमारे को जो है हल्के प्रतिरूप मिले हैं, हल्के मॉडल मिले हैं। और जो है कलिबंगल राजस्थान से हमारे को जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि वो हलों का प्रयोग किया करते होंगे। फिर जानवरों को पालना, इसके अलावा वो जानवरों को पालते थे क्योंकि उनकी हड्डियां मिली है, तो इससे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि कौन कौन से जानवरों को पालते थे, जैसे भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, मवेशी आदि जानवरों को पाला करते थे। इसके अलावा नहरों के भी अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान के शत्रुगुई नामक स्थान से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। हमें समझना होगा कि हड़प्पा संस्कृति जो है एक अर्धशुष्क क्षेत्रों में है, तो इसलिए वो जो है सिंचाई के लिए नहरों का, कुओं का, जलाशयों का आदि का उपयोग करते थे। और इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि पंजाब और सिंध से हमारे को जो है नहरों के कोई अवशेष का जो प्रमाण है वो प्राप्त नहीं होता है। फिर मोहनजोदड़ो जो है एक शहरी केंद्र था और सबसे प्रसिद्ध पुरस्थल भी था। हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था, तभी से हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता सब कहा जाता है। फिर इसकी नगर योजना, इधर बस्ती जो है 2 भागों में विभाजित थी, निचला शहर और दुर्ग। तो एक जो है ऊंचाई पर बनाया गया था, छोटा शहर है जो, और ऊंचाई पर बनाया गया उसे दुर्ग कहा जाता है, उसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग का नाम दिया। इसी तरह एक कहीं अधिक बड़ा लेकिन निचले स्थान पर बनाया गया उसे निचले शहर का नाम दिया गया। इसमें भी कई इमारतें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी और कई विशेषताएं भी थी, जैसे ईंटों का निर्माण जो सभी जगह पर ईंटें जो सेम अनुपात की थी, सेम रेशो की थी। जैसे ईंटों को धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाया जाता था और ईंटों का सेम अनुपात रहता था, जैसे लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। जैसे 4/2 का हर जगह रेशो होता था ईंटों का। तो इस तरह ईंटों का निर्माण किया गया। उनकी नालों का जो निर्माण है उनकी महत्वपूर्ण हड़प्पा संस्कृति का अनूठी विशेषता भी थी। सड़कों और गलियों को जो है ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उसके अगल बगल जो है आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नाली से जोड़ना था तो हर घर का कम से कम एक दीवार का जो है गली से सटा होना भी जरूरी था। इसी तरह जो है ये दुर्ग से हमारे को 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं मिलती हैं, माल गोदाम और विशाल स्नानागार। जो है माल गोदाम जो है और के जो निचला हिस्सा ही शेष बचा, ऊपरी हिस्सा जो है लकड़ी का होने का कारण समाप्त हो चुका, निचला हिस्सा जो है ईंटों का इसलिए बचा हुआ है। इसी तरह जो उस विशाल स्नानागार है उसका प्रयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा, पुरातत्वविदों का ये मानना है। फिर सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, इसके अलावा पुरातत्वविद किस तरह की सामाजिक भिन्नताओं की, सामाजिक आर्थिक असमानताएं जो होंगी उस समय के समाज में, उसका अवलोकन करते हैं। इसके लिए वो अपनाते 2 विधियां, शवाधान का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं को देखते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, अब शवाधान के बारे में पढ़ते हैं। तो मृतकों को जो गर्तों में दफनाया गया था, ठीक है, उनको जो अलग अलग गर्तों में दफनाया जाता था। कई जो शवदान गर्त की बनावट जो एक दूसरे से अलग होती थी,
तो इसके सारे भी वो जानने का प्रयास करते थे। और कई सावधानों से जो आभूषण प्राप्त हुए, इससे पता चलता है अमीर और गरीब का भेदभाव, जिसके साथ आभूषण ज्यादा वो अमीर होगा, जिसके साथ कम वो गरीब होगा। इस तरह पता चलती है उनकी आर्थिक असमानताएं। और इसके साथ साथ मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, ये भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। हड़प्पा वासी जो है वो मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते हुए उनका ऐसा विश्वास भी नहीं था। फिर वो अध्ययन करते हैं उपयोगी तथा एक सेकेंड उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत कर दिया। विलासिता की वस्तुओं की जो है वो खोज करते हैं। इसमें आ जाता है उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करा। सामान्य जो पदार्थों से बनी वस्तुएं वो सभी स्थानों पर मिलती हैं। आम जीवन जो जी रहे हैं हम सामान्य पदार्थों से बनी वस्तुएं ही उपयोग करते हैं, मगर जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उधर विलासिता की वस्तुएं मिलेंगी। तो इसलिए कीमती और विलासिता की वस्तुएं जो है कहीं कहीं मिलती हैं। विलासिता या दुर्लभ पदार्थों से जो बनी वस्तुएं हैं वो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से मिलती है। सोना भी जो आजकल की तरह दुर्लभ था, इसलिए हड़प्पा से मिलता है। इस तरह वो सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं उनकी। फिर आता है माल प्राप्त करने संबंधी जो उनकी नीतियां रही हैं। उसमें क्या करते हैं, देखो उन्होंने दो भागों में डिवाइड करा, उपमहाद्वीप तथा उससे आगे से आने वाला माल और सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। इसमें उपमहाद्वीप तथा उससे आगे आने वाले माल में है कि मिट्टी जो है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, पत्थर लकड़ी धातु ये सब जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से जो है मंगाने पड़ते थे। इसी तरह वो जो है बस्तियों की स्थापना करते थे माल प्राप्त करने के लिए। उन्होंने दूर दूर क्षेत्रों में अभियान भेजे अलग अलग माल प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा वो उन्होंने सुदूर क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करा। अब आते हैं इस पॉइंट पे, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। फिर ऐसा भी माना जाता है कि तांबा जो है अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता होगा। और जो है ओमानी तांबे और जो है हड़प्पाई पुरावस्तु में जो है इनमें जो निकल के अंश मिले हैं दोनों के जो है तांबों में, तो इससे ये अनुमान लगाया गया। फिर देखोगे कि जो हड़प्पाई मर्तबान है वो ओमानी स्थलों से मिला है, जिससे अनुमान लगाया गया कि जो है इसमें जो मर्तबान है इसमें रखे सामान का वो ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग अनुमान के आधार पर यह तैयार किया गया ओवरव्यू की सुदूर क्षेत्रों से संपर्क रहा होगा। इस तरह हड़प्पा वासियों का जो है मोहनजोदड़ो कह रहा हूँ, मेसोपोटामिया से संपर्क रहा। ऐसे अलग अलग देशों, बहरीन, मेसोपोटामिया, इन सब देशों से संपर्क रहा। उन्होंने संपर्क स्थापित करके माल प्राप्त करे। फिर आता है मोहरे और मुद्रांकन। अब मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग देखिए, ये 3 पॉइंट होते हैं, मोहरे, लिपि तथा बाट। इसमें मोहरे तथा मुद्रांकन। तो मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग जो है लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जब लंबी दूरी का जो व्यापार कर रहे हैं उसे सुविधा बनाने के लिए, जैसे ये थैला है वो इस जगह पर भेजना है, इसमें उन्होंने मोहरों से मुद्रांकन करा। अगर इस जगह तक जाते जाते इस मुद्रांकन से कोई खिलवाड़ होता है तो समझ जाते थे कि इसके साथ टेम्पर्ड किया गया, इसे खोला गया। तो इस तरह व्यापार किया जाता था। इसके साथ ही बाट एक रहस्य में लिपि, उनकी अब लिपि के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से जो है 400 के बीच में है। ठीक है, इतने इनकी चिन्हों की संख्या है, इतनी सारे चिन्ह है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है ये लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब यह क्योंकि दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, कि दाईं ओर यहाँ पे चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर ये संकुचित है। हम बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं। और उधर वर्णमालीय भी नहीं थी ये लिपि, ये भी आपको पता है, अगर आपने बुक पढ़ी है तो मैं ये बता दूं वो लिपि वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या भी बहुत थी। और बाट, तो बाट जो है चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनका प्रयोग जो है मोहरे हो गए, आभूषणों, इनको तोलने के लिए किया जाता था। इसके अलावा तराजू के पल्लेड़े भी मिले हैं हमारे को कई स्थानों पर। ठीक है, तो ये हुआ इधर। फिर आते हैं इस वाले पॉइंट पर कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो है विद्वानों में मतभेद है। कई मानते हैं आर्यों का आक्रमण, इसमें भी मतभेद है। पश्चिमी जो इतिहासकार मानते हैं कि मध्य एशिया से आए आर्यों ने जो है आक्रमण कर दिया हड़प्पा वासियों पर, जिससे हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत हो गया। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि उन्हें जो है नर कंकाल जो मिले हैं उसके ऊपर तीर के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ऐसा करा होगा। इसी जगह जो पूर्वी इतिहासकार हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि कुछ नर कंकालों के आधार पर जो है पूरी सभ्यता का विनाश नहीं माना जा सकता है। फिर इधर वर्षा कम हो जाना होगा। ठीक है, ये वर्षा हो जाना लिखा है, वर्षा कम हो जाना। तो इस तरह वर्षा जब कम हो गई, ठीक है, वर्षा कम होने के कारण कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लग गई। इससे भी ऐसा माना जाता है पूरी सभ्यता का अंत हो गया। फिर माना जाता है मिट्टी में लवणता बढ़ गई, इससे जो है
सभ्यता का अंत हो गया। फिर भूकंप एक कारण माना जाता है, बाढ़ माना जाता है, सिंधु नदी की धारा का बदल जाना ऐसा माना जाता है कि इसके कारण भी सभ्यता का अंत हो गया। इस तरह पुरातत्वविदों में मतभेद है, सबकी अलग अलग राय, इस वजह से अंत हो गया, इस वजह से अंत हो गया, कोई एक राय अभी तक नहीं बन पाई है, इसका पूरी तरह से कोई निश्चित आंसर नहीं है। ठीक है, फिर आता है अतीत की खोज। अब अतीत की खोज में है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, खोजों का वर्गीकरण और व्याख्या की समस्या। ठीक है, अतीत की खोज में अब खोजों का वर्गीकरण में देखो क्या किया गया कि इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। खोजों को वर्गीकरण में कि एक दो मेथड अपनाए गए थे, प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर, मतलब देखो हम उन्होंने जो है वो पदार्थ यूज करते थे, जो मटेरियल यूज करते थे, उसके आधार पे हम हड़प्पा सभ्यता को जानने की कोशिश करती है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे भौतिक साक्ष्य जो थे उनके, जैसे मृद भाड़, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, इसके आधार पर हम उस संस्कृति को जानते हैं। जैविक पदार्थ जो वो तो सड़ चुके हैं, इसलिए उससे हमारे को जानने में कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, इन सबसे, पर पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, आदि दांत, इन सबसे हमारे को जानने में हड़प्पा सभ्यता को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर दूसरा मेथड है उनकी उपयोगिता के आधार पर, उस चीज़ों को जो यूज़ करते थे उसके फंक्शन के आधार पर। जैसे पुरातत्वविदों को तय करना पड़ता है कि ना, जैसे उदाहरण के लिए कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण, या फिर दोनों, या कोई अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। इसके अलावा उन्हें क्या करते हैं कि आधुनिक समय में जो कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं उससे अतीत में वो जो प्रयोग करते थे उसकी तुलना करने की कोशिश करते हैं, आधुनिक में प्रयोग की गई वस्तुओं से समानता करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर वो तय करते हैं, क्योंकि इतिहासकार जो है वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं, उससे अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि वो कहाँ मिली थी, क्या वो घर में मिली थी, कब्र में, या नाली में, इन सब की चीज़ों को वो जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या की समस्या। ठीक है, व्याख्या की समस्या देखो सबसे ज़्यादा आती है हड़प्पा संस्कृति की, जो है वहाँ पर उनकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में जानने के लिए, उनकी धार्मिक मान्यताओं को जानने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा उनकी पुरातत्वविदों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब उनकी जो लिपि है उससे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इससे उसलिए कोई सहायता भी नहीं मिल पाती है। तो हमारे को मगर ये पता है कि वो मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, उससे माना गया वो मातृ देवी की पूजा करते होंगे। इस तरह अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। जैसे मोरों पर हमारे को अनुष्ठान के दृश्य मिले, तो उससे जो है वो उन्होंने अनुमान लगाया पुरातत्वविदों की धार्मिक आस्थाएं उनकी क्या होंगी, उनका उनका किस तरह प्रयोग करते होंगे। फिर हमारे को पेड़ पौधों उत्कीर्ण मिलते हैं मोरों पर, तो इससे अनुमान लगाया कि वो प्रकृति की पूजा करते होंगे। इसके साथ साथ हमारे को पालथी मार कर बैठे हुए एक योगी की मुद्रा में एक जो है एक सन्यासी मिलते हैं, जिसे आगे शिव की संज्ञा दी गई है कि वो शिव होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे को पत्थर की जो शंखवाकार मूर्तियां मिलती, पत्थर की शंखवाकार वस्तुएं मिलती हैं मोरों पर। इससे अनुमान लगाया कि ये लिंग के रूप में जो है इनका जो है वो यूज करते होंगे, उनकी पूजा करते होंगे। इस तरह अलग अलग अनुमान लगाए गए उनकी रिलीजियस जो है एक्टिविटी को जानने के लिए, उनकी धार्मिक मान्यताओं को, बिलीफ को जानने के लिए। तो ये हुआ यहाँ पर दोस्तों ख़त्म, ये पूरा माइंड मैप। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके बाकी सब्जेक्ट को भी इस तरह कवर कर पाऊँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो ताकि आपको इस तरह के मिल सके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत देखने के लिए।